नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पेड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन, अच्छे, शानदार प्रश्नों को धुआंधार तरीके से करेंगे और आज का ये लेक्चर हमारा 8वां रहेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम पिछले लेक्चर में कवर किए हैं और उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग इस प्रश्न सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। आइए, प्रश्न दिया है, कांग्रेस का कौन सा अध्यक्ष सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहा। कहने का मतलब दोस्तों, कांग्रेस के जो भी सम्मेलन हुए उनमें सबसे ज़्यादा समय तक कौन सा अध्यक्ष पद पर रहा है। तो ऑप्शन दिए हैं सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी। आपको पता होगा 1985 में मुंबई में एक अधिवेशन हुआ था जो फर्स्ट कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता व्योमचंद बनर्जी ने की थी और ये अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। वहाँ बहुत ही पहला था। और 1986 की बात करें तो दूसरा जो सम्मेलन हुआ था वो हमारा कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है। ये हमने पिछले क्लासेस में आपसे डिस्कस भी किया था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो पहली बार ये 1938 में अध्यक्ष चुने गए हरपुरा में। और यहाँ पर क्या था, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को किस अधिवेशन में चुना गया था, तो 1938 के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। याद रखना है किसको चुना गया था, तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। आपको याद होगा कि 1939 में दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर आपके कौन आए, सुभाष चंद्र बोस आए। लेकिन गांधी जी से अनबन के कारण गांधी जी ने एक बात कही थी सुभाष चंद्र बोस से कि ये सीता पट्टा रवैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने जो 1939 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, आपको याद होगा। और एक पार्टी बनाई थी जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई। कब हुई, 1939 में। ये फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कितने बार रहे थे, तो 2 बार 1938 में चुने गए थे और दूसरी बार 1939 में कौन चुने गए थे, तो आपके चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये इन्हें 1937 में एक बार अधिवेशन हुआ था जो बोलते हैं फैजपुर के अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन। कांग्रेस का एकमात्र गांव में होने वाला, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो कहाँ हुआ, गांव में। याद रखना गांव में कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये याद रखना ये अधिवेशन हुआ था गांव में। ये हुआ था 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जहां की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखना है जेएल नेहरू ने। किसने की थी, जेएल नेहरू ने। हालांकि जेएल नेहरू को और भी चुना गया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फैजपुर का अधिवेशन कांग्रेस का एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन था जो जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने। जेबी कृपलानी की बात करें, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 में भारत आज़ादी के समय चुनी जाने वाली जो महिला अध्यक्ष थी आपकी, जो जेबी कृपलानी सर थे। कहने का मतलब ये 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तब ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, याद रखना है। जबकि अबुल कलाम आज़ाद की बात करें, इन्हें 1940 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। आपको याद रखना कांग्रेस का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन था, तो ये भी प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपके अबुल कलाम आज़ाद को 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस के क्या रहे, ये अध्यक्ष पद पर रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा इन्होंने लगभग 6 वर्ष तक कांग्रेस का इन्होंने अध्यक्ष पद को संभाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे कम उम्र के ये क्या थे, अध्यक्ष थे, अबुल कलाम आज़ाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए था, तो आपको ये जरूर याद रखना 1938 का हरपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के मेले
किसने कहा था? देखिए ऑप्शन दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक, और बिपिन चंद्रपाल, और आपका दिया है लाला लाजपत राय और तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बनता है, भूखे थे। दूसरी बात, अगर बात करें बिपिन चंद्रपाल ने क्या कहा था? कांग्रेस एक याचना करने वाली पार्टी है, ये कहा था किसने? याद रखना है, कांग्रेस एक याचना करने वाली पार्टी है। ये इंपॉर्टेंट कथन किसने कहा था? तो ये कहा था आपके बिपिन चंद्रपाल ने, वाली पार्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा तिलक जी ने क्या कहा था? वर्ष में एक बार टटराएंगे, वर्ष में एक बार टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कथन है जो बाल गंगाधर तिलक ने, ये कथन कौन सा? वर्ष में एक बार टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये कहा था। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या दिया? कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के मेले कहा, ये कहा था किसने? लाला लाजपत राय ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हो ये लाला लाजपत राय ने दोस्तों लाइट कट हो गई थी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, क्योंकि लाला लाजपत ने कहा था शिक्षित भारतीयों के मेले। किसको? कांग्रेस के सम्मेलन को क्या कहा था? शिक्षित भारतीयों के मेले। जबकि हम आपको बताया बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। किसके भूखे हैं? पदों के भूखे, ये बात कही थी। जबकि बिपिन चंद्रपाल ने क्या कहा था? कांग्रेस पार्टी एक याचना करने वाली पार्टी है, ये कहा था। और तिलक ने कहा था वर्ष में एक बार अगर हम टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ये बात कही थी तिलक सर ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। आप जानते हो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन को यहाँ से निकालने की बात कही थी और इन पर लाठियां बरसी थी और जिनके कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। ठीक, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या गदर पार्टी का गठन कब हुआ? देखिए दोस्तों ऑप्शन दिए है 1905 में, 1911 में, 1904 में, 1908 में। अगर गदर पार्टी की बात करते हैं, देखिए ये 1 नवंबर 1913 को इसका गठन हुआ था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पार्टी कहाँ बनी थी? सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को याद रखना। तो सैन फ्रांसिस्को में इसका मतलब ये पार्टी बनी थी गदर पार्टी, और इसको लाला हरदयाल ने बनाया था। किसने बनाया था? लाला हरदयाल ने। ये भी याद रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन कहाँ किया था? तो सैन फ्रांसिस्को में किया था 1 नवंबर 1913 को। और सबसे जो महत्वपूर्ण अच्छी बात थी इसमें क्या थी दोस्तों? इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इस पार्टी के अध्यक्ष थे आपके सोहन सिंह। कौन थे? सोहन सिंह। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गदर पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये पार्टी का 1913 में गठन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, 1 नवंबर 1913। लाला हरदयाल ने इस पार्टी को बनाया था। ये क्रांतिकारी पार्टी थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह। ऑप्शन में दिया है 1905। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी बंगाल विभाजन। ये किसने किया था? तो आपको पता होगा ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि रखी थी, ये भी याद रखना अच्छे से। ठीक, 1911 में क्या हुआ था दोस्तों? और 1913 होगा, ऑप्शन क्या होगा? 1913 होगा। 1904 में भारत माता समिति की स्थापना हुई थी। ये क्रांतिकारी संगठन था। भारत माता समिति की स्थापना कब हुई थी? तो भारत माता समिति की स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपकी हुई थी कब? तो ये हुई थी 1904 में। और आपको पता है 1908 में क्या हुआ था? तो 1908 की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर कांड, मुजफ्फरपुर कांड बहुत ही खास रहा है। अब मुजफ्फरपुर वैसे भी आप जानते हो सुर्खियों में रहता है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने आपको किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था, जो मुजफ्फरपुर कांड के नाम से जाना गया। आपको पता है सबसे कम उम्र के खुदीराम बोस को
फांसी की सजा हुई थी, जबकि प्रफुल्ल चाकी जो प्रफुल्ल थे वो उनको उन्होंने क्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था, अपने गोली से को मार लिया था। तो 1908 में मुजफ्फरपुर कांड हुआ था, 1904 में भारत माता समिति की स्थापना हुई थी, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, और 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दिया है दिल्ली दरबार कब हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर दिल्ली दरबार की बात करें दोस्तों, देखिए दिल्ली दरबार की बात करें तो 1911 ऑप्शन है, 1912, 1916, 1942। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको बताया जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, इनके स्वागत में इंडिया गेट, आपको पता होगा जॉर्ज पंचम और मैरी, ये राजकुमारी मैरी थी, और इन्हीं के स्वागत में जो आपका मुंबई में जो दरवाजा बना हुआ है उसके, तो 1911 में क्या बुलाया गया था, आपका दिल्ली दरबार बुलाया गया था। और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हुई थी कि भारत की राजधानी क्या होगी, दिल्ली होगी, और दूसरी बात हुई थी बंगाल विभाजन को यहाँ पर रद्द किया गया था 1911 के दिल्ली दरबार में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1912 में दिल्ली भारत की क्या बनी, राजधानी, याद रखना। इससे पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो आपको पता होगा वो हमारी क्या थी, कलकत्ता थी। 1916 में क्या हुआ था, देखिए 1916 की अगर बात करें तो गरम दल और नरम दल में समझौता हुआ था, गरम दल नरम दल आपस में एकीकृत हुए थे, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का क्या हुआ था, यूनाइट ये हुई थी, एकीकरण हुआ था 1916 में, बहुत अच्छे से पता होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात 1942 में क्या हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए, इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942, और ग्वालियर टंग से गांधी जी ने भारत करो या मरो का नारा दिया था 1942 में। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होना था, लेकिन 0 आवर के तहत गांधी जी और प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लेकिन हमारे छोटे नेताओं ने इस आंदोलन को बहुत तेजी के साथ हवा दी थी, और कई सारे रेडियो प्रसारण के द्वारा भारतीय जनता को इन्होंने क्रांति के लिए प्रेरित किया था। तो 1942 का क्या, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है स्वर्ण सिक्का पैगोडा किसने जारी किया था, दोस्तों अंग्रेजों ने जारी किया था कि पुर्तगालियों ने कि फ्रांसीसियों ने या डचों ने। तो देखिए जो स्वर्ण सिक्का पैगोडा था ये जारी किया गया था किसने, आपके पुर्तगालियों ने। किसने जारी किया था, तो पुर्तगालियों ने जारी किया था। अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों, डच नहीं, सॉरी डचों ने, किसने, डचों ने, यहाँ पर आंसर पुर्तगाली नहीं होगा। किसने जारी किया था, तो डचों ने ये सिक्का जारी किया था, स्वर्ण सिक्का पैगोडा जारी किया था किसने, डचों ने किया था। और कहाँ से, पुलिकट से, याद रखना। पुलिकट इनका क्या था, तो इनका मुख्यालय था पुलिकट, यहाँ से ये सिक्का जारी हुआ था। स्वर्ण सिक्का पैगोडा किसने जारी किया था, आपके डचों ने जारी किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम के लिए। विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी कहाँ स्थित है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ऑप्शन दिए हैं, न्यूयॉर्क में, सेंट लुइस में, होनोलुलु या विनिपेग, बहुत ही शानदार प्रश्न और कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए न्यूयॉर्क क्या है, आप जानते हो, अमेरिका की ये आर्थिक राजधानी है। अमेरिका की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना ये इनका न्यूयॉर्क सिटी है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए होनोलुलु हवाई द्वीप की राजधानी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया हवाई द्वीप की राजधानी क्या है, तो हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु, होनोलुलु ये राजधानी है हवाई द्वीप की। विनिपेग क्या है, तो देखिए ये आपकी गेहूं की मंडी, इसे क्या कहा जाता है, गेहूं की मंडी कहा जाता है। किस शहर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विनिपेग शहर को। गेहूं की मंडी किसे कहा जाता है, विनिपेग शहर को कहा जाता है। और सेंट लुइस को क्या कहा जाता है, मक्का की मंडी। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मक्का की मंडी किसे कहा जाता है, तो सेंट लुइस को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, बहुत अच्छे से याद रखना।
और अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं ये याद रखना। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है न्यूजीलैंड, ब्राजील, लानोज, स्टेपी। तो इसमें देश देना चाहिए, न्यूजीलैंड है, ब्राजील है, अमेरिका है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन में क्या होना चाहिए, अमेरिका, थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। और यहाँ पे होना चाहिए एशिया। क्या होना चाहिए, एशिया होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन न्यूजीलैंड, ब्राजील या अमेरिका या एशिया। देखिए न्यूजीलैंड में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैंटनबरी। क्या बोलते हैं, कैंटनबरी। याद रखना, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है। कैंटनबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये घास के मैदान न्यूजीलैंड पर पाए जाते हैं। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, ये भी याद रखना। ये ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है, याद रखना। अगर बेल्ट घास के मैदानों की बात करें, बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। किस बेल्ट घास के मैदान, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में सेल्वा घास के मैदान, कौन घास के मैदान, सेल्वास घास के मैदान कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ब्राजील में अमेजन नदी के दोनों ओर घास के मैदान कहाँ, सेल्वा घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्राजील में। अगर लानोज की बात करें तो दोस्तों अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से प्रेरी घास के मैदान देखे जाते हैं। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो कनाडा और अमेरिका, यूएसए है आपका, कनाडा और यूएसए आपका जो है, अगर यूएसए में बात करें मोस्टली तो प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। और प्रेरी घास के मैदान जो होते हैं ये किसके लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं, ये गेहूं उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूं उत्पादन किया जाता है, ये भी याद रखना। एशिया में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो याद रखिए एशिया में घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेपी कहा जाता है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। लानोज घास की बात करें तो लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके वेनेजुएला में। कहाँ पाए जाते हैं, वेनेजुएला में और कोलंबिया में, कोलंबिया। और आपको पता होगा एक और घास का मैदान बहुत प्रमुख है जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पंपास घास के मैदान। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना देश में पाए जाते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका का देश है। तो सबसे इम्पोर्टेंट था प्रेरी घास के मैदान कहाँ है, तो ये आपके उत्तरी अमेरिका में। और यहाँ पर क्या किसके लिए होता है, ये आपका गेहूं के लिए मुख्य रूप से। आप जानते हो मर्ग घास के मैदान, ठीक, ये मर्ग घास के मैदान कहाँ है, भारत में है। और वैसे देखा जाए तो स्टेपी घास के मैदानों की अगर भी बात करें तो भी आपके भारत में है ना। उत्तराखंड में कौन सा मर्ग घास के मैदान कहे जाते हैं, बुग्याल, बुग्याल। और याद रखना बुग्याल घास का मैदान कहाँ है, तो उत्तराखंड में मर्ग। और ये बुग्याल घास के मैदान कहाँ है, तो ये उत्तराखंड भारत में पाए जाते हैं, याद रखना। उत्तराखंड, बात समझे, उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड राज्य याद होगा आपको। तो इस तरह यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लानोज घास, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन आपका ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका में। कहाँ पर, अमेरिका में। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, आपको याद रखना है। और साथ ही आपने एक और प्रश्न अगर थोड़ा देख लेते हैं, सवाना घास के मैदान। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो ये आपके पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में, पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में आपका सवाना का मैदान देखने को मिलेगा। बड़े शिकारों, सवाना के मैदानों को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बड़े शिकारों की भूमि किसे कहा जाता है, याद रखना, शिकारों की भूमि। तो ये कहा जाता है सवाना के मैदानों को, किसके मैदानों को, सवाना के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। तो इस तरह बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पर ले लिया और आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को, चिली को, इंडोनेशिया को या क्यूबा को। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, कंगारुओं का देश कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, कंगारू, कंगारुओं का देश कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश और कंगारुओं का देश कहा जाता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ ज़्यादातर क्या है, मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता होगा। ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, और इसमें कई सारे मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया में। ज़्यादातर भूमि कैसी है, ऐसी खाली पड़ी है, बंजर भूमि एक तरह से। और कृषि के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ अच्छी भूमि नहीं है, और जबकि यहाँ पर क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, 2.5 करोड़ करीब जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। चिली की बात करें, चिली की राजधानी सेंटियागो। चिली की राजधानी का क्या नाम है, तो सेंटियागो। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और चिली में एक जगह पड़ती है आरिका। यहाँ पृथ्वी का सबसे शुष्कतम स्थल है। पृथ्वी का सबसे शुष्कतम स्थल, मतलब यहाँ बारिश नामात्र होती है, और ये सबसे कम बारिश वाली, दुनिया का सबसे कम बारिश जो होती है वो कहाँ होती है, अरिका नामक स्थान, और ये चिली में पड़ता है। चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो है। इंडोनेशिया जानते हो, द्वीपों बसा 13,000 द्वीपों पर बसा हुआ देश है, तो द्वीपों वाला देश कह सकते हैं। द्वीपों वाला देश कौन सा है आपका, इंडोनेशिया। आपने देखा जावा, सुमात्रा, है ना, कई सारे, बोर्नियो, ये क्या है, इनके बड़े महाद्वीप हैं, मतलब बड़े द्वीप हैं, जिन पर इनकी सर्वाधिक जनसंख्या इंडोनेशिया की निवास करती है। लगभग 13,000 द्वीप पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। और प्रश्न यहाँ दिया था, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा क्यूबा को। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, चीनी का कटोरा। तो याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये कहा जाता है क्यूबा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर भारत कौन आया था। देखिए, आप जानते हो भारत में सबसे पहले 1498 में कौन आया था, तो 1498 में आपका वास्को डी गामा भारत आया था। ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। आपको याद रखना है, केरल का कालीकट बंदरगाह था, जहां राजा जमोरिन ने क्या किया था, स्वागत किया था किसका, वास्को डी गामा का। ये हिंदू राजा था जमोरिन, इसने स्वागत किया बहुत अच्छे से। और ये जो आया था वास्को डी गामा, ये अब्दुल मजीद की सहायता से। यहाँ भी प्रश्न, अब्दुल मजीद की सहायता से ये भारत आया था। ये गुजरात का गाइड था, जिसने वास्को डी गामा को केरल के तट पर छोड़ा था। अगर बात करें, देखिए दोस्तों, फिर एक इसके बाद दूसरा जो भारत यात्री आता है, उसका नाम होता है पेड्रो अल्वारेज क्रेवल। दूसरा यात्री कौन आता है, पुर्तगाली, पेड्रो अल्वारेज क्रेवल। याद रखिए, ये जो है आपका, ये क्या था, दूसरा पुर्तगाली यात्री था, पेड्रो अल्वारेज क्रेवल। इसने कोचीन और कोन्नूर, मतलब क्या, इसने 2 पुर्तगाली फैक्ट्रियां बसाई थी, कुन्नूर। याद रखना, 2 प्रमुख, 1503, 1505 कुन्नूर को, मतलब ये क्या थी, पुर्तगाली फैक्ट्रियां थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, कौन सा वो पुर्तगाली यात्री है जिसने पहली फैक्ट्री खोली थी, तो कोचीन में 1503 में, और कन्नूर 1503 में। किसने, तो वास्को डी गामा, जब जो पेड्रो अल्वारेज केवल आया था भारत, दूसरा यात्री। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की बात करें, तो अगर बात की जाए, ये 1505 से 1509 में भारत आया था, ठीक। और इसने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था, जो इसने कोचीन का दुर्गीकरण किया। इसने प्रश्न पूछा जाता है, किस, मतलब पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन का दुर्गीकरण किया, और इसी को क्या बनाया, मुख्यालय। कोचीन को मुख्यालय भी किसने बनाया था, तो याद रखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम किया इसने, वो क्या किया था, याद रखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई थी, ब्लू वाटर जो पॉलिसी लाने वाला था, ये आपका कौन था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। ये लाया था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, ब्लू वाटर पॉलिसी। याद रखना, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था, तो ये कौन लाया था आपका, ये लाया था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट 3 प्रश्न इससे बनते हैं। कोचीन को राजधानी मुख्यालय बनाया, साथ ही कोचीन का दुर्गीकरण किया। जबकि भारत पहला पुर्तगाली यात्री कौन आया था, तो ये आया था वास्को डी गामा। बात कर लेते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की। ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसने 1510 में
क्या बीजापुर के आदिल शाह से गोवा छीना था। ये इंपॉर्टेंट इसका काम था। गोवा किसने छीना, तो आदिल शाह से, बीजापुर के सुल्तान से इसने किसने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। और भारतीय महिलाओं के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। भारतीय जो महिलाएं थीं तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला कौन व्यक्ति था, याद रखना, ये आपका था कौन, तो ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगर कहा जाए पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक, तो किसे कहा जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक, याद रखिए ये कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो याद रखना है ये कहा जाता है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। और आपको पता है इसने हार्मुज जल संधि और आपका इंडोनेशिया में एक जल संधि थी जिस पर कब्जा करके रखा था। तो 4 बातों के लिए फ्रांसिस्को अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाना जाता है। और नीनो डी नापोलियन की बात करें तो कोचीन से गोवा राजधानी किसने बनाई, कोचीन से गोवा राजधानी किसने बनाई थी, तो याद रखना ये बनाई थी नीनो डी कुनान ने। किसने बनाई थी, नीनो डी कुनान ने। और आपको एक प्रश्न याद रखना है, सेंट जेवियर कब्र कहाँ है, तो गोवा में। सेंट जेवियर कब्र कहाँ है, तो याद रखना ये हमारी गोवा में। कहाँ पर है, गोवा में। और वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी गोवा में हुई थी। और पता है 1529 में आपके वास्को डी गामा भारत में ये इनकी मौत हो गई। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ पर लिए। वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 में केरल के कालीकट पर उतरा था, जहाँ पर राजा जमूरीन ने इसका स्वागत किया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्या ले गया था, तो मुख्यतः ये मसाले ले गया था, जिसने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। किसने, तो याद रखना पुर्तगालियों ने। ठीक, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, बुड बुफेलो पार्क कहाँ स्थित है। देखिए अगर बात करें अफ्रीका की, ठीक, तो आप जानते हो अभी हमने प्रश्न एक बताया आपको, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना अफ्रीका में और पूर्वी अफ्रीका में। ठीक, और आप अफ्रीका में जानते हो नील नदी, मिस्र में एक नील नदी बहती है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और वो मिस्र, ठीक, कैरा के निकट अपना जल गिराती है। अफ्रीका की बात करें तो नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील से। ये भी याद रखना, विक्टोरिया झील से। इसलिए कह रहे हैं, देखिए विक्टोरिया लेक से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस, आप जानते हो रूस का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, साइबेरिया। कौन सा है, साइबेरिया। यहाँ -90 डिग्री टेम्परेचर होता है साइबेरिया, ये सबसे ठंडा इसका इलाका है साइबेरिया, बल्कि धरती का सबसे ठंडा इलाका आपका साइबेरिया है। ठीक, रूस की राजधानी क्या है, आपको याद रखना है, मॉस्को है। क्या है, मॉस्को है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फ्रांस की बात करें, फ्रांस की राजधानी क्या है, तो यहाँ पे पेरिस है। और इसे क्या कहा जाता है, सपनों की नगरी कहा जाता है, और सुरा सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। किसको, फ्रांस को कहा जाता है। फ्रांस अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में बहुत हाईटेक देश है, विकसित देश है, और एक छोटा सा देश है। ठीक, कनाडा में एक दुनिया का सबसे बड़ा जो मतलब पार्क है, बुड बुफेलो पार्क, ये बहुत काफ़ी बड़ा पार्क है, और जो कनाडा देश में स्थित है। कहाँ है, बुड बुफेलो पार्क कहाँ स्थित है, तो कनाडा में स्थित है। तो इस तरह आज की पेट के लिए जो सीरीज़ थी, इसमें हमने अच्छे प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्रयास किया, और आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्तों, हम बहुत जल्दी मतलब मैराथन लाने वाले हैं, और एक शानदार प्रश्नों की सीरीज़ आप मैराथन में देखेंगे, जहां पर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका जो भी विषय है, कहने का मतलब, उन सभी विषयों की मैराथन आपको हम जल्द प्रोवाइड कराएंगे। और पेट एग्ज़ाम आशा करते हैं आपके सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट से फंसने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल लर्निंग विल को भी सब्सक्राइब करिए, और साथ ही अच्छा सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आपको पर डे क्लास देने की पूरी कोशिश करें दोस्तों। जय हिंद साथियों।